आज हम लोग दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक वित्त आयोग और एक जीएसटी काउंसिल, दोनों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहले शुरू करते हैं वित्त आयोग से। वित्त आयोग, फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग अनुच्छेद 281 आर्टिकल 281 हमारे संविधान का इस बात का प्रावधान करता है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष, उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले जैसा राष्ट्रपति चाहे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक, यह कहता है कि संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद हर एक 5 साल पे या उसके पहले जैसा राष्ट्रपति चाहे एक वित्त आयोग का गठन करेगा। यह प्रावधान 281 में है, वित्त आयोग का गठन करेगा। अब 2 साल के भीतर सबसे पहले 1951 में आप जानते होंगे पहला वित्त आयोग गठित कर दिया गया और केसी नियोगी साहब इसके अध्यक्ष थे। ठीक, ये आप जानते एग्जाम में बहुत आता है। पहला वित्त आयोग का गठन किया गया 1951 में, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष क्यों आता है ना, हाँ, केसी नियोगी। तो ये गठन करेगा। अब सवाल ये है कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित होता है, लेकिन ये काम तो अगर गठन इनका पहले नहीं हो जाएगा तो ये अपना रिकमेंडेशन कैसे बनाएंगे। तो यही वजह है कि इनके कार्यकाल के पहले ही इनका गठन कर दिया गया। उदाहरण से हम समझें तो जो 15वां वित्त आयोग था हमारा, एनके सिंह साहब जिसके अध्यक्ष थे, नंद किशोर सिंह। एनके सिंह साहब भारत सरकार में फॉर्मर सेक्रेटरी रहे और बिहार से राज्यसभा में भी थे, सांसद थे। तो एनके सिंह साहब की अध्यक्षता में 15वां वित्त आयोग, जिसको कि 20-25 की सिफारिश देनी थी, उसका गठन जो है नवंबर 2017 में ही कर दिया गया। नवंबर 2017 में उसका गठन कर दिया गया। वजह यह कि साहब ये काम शुरू करेंगे तब ना अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। 1.5 साल का समय इनको भी चाहिए ना। इनको 2 साल भले ये अपनी एक एडवाइजरी काउंसिल बना लेते हैं, इसके बावजूद भी उनको जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से, राज्य सरकार से, लोकल बॉडीज से, विभिन्न दल के राजनीतिक दलों के नेताओं से व्यापक विचार विमर्श करके तो अपनी सिफारिश बनानी होती है। तो कहने का मतलब है जैसे 20-25 के लिए नवंबर 17 में वित्त आयोग का गठन कर दिया गया। अब ये गठन कितने समय के लिए किया जाएगा, ये राष्ट्रपति जी का अधिकार है, जितने समय जब चाहें गठन कर दें। अब सवाल ये है कि इनके गठन करने में वित्त आयोग में किसको योग्य माना जाएगा, इनकी योग्यता क्या होगी, इनका चयन कैसे होगा। तो संविधान इस विषय में कहता है कि संसद जैसा चाहेगी वैसा करेगी। इनके योग्यता और चयन के विषय में संविधान संसद को अधिकार दे देता है। तो संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करके वित्त आयोग एक्ट अधिनियम 1951 में बना दिया और उसके अंतर्गत, अच्छा हाँ, ये जानने की इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती, क्या आवश्यकता है वित्त आयोग की? आवश्यकता इस नाते है कि हम जानते हैं कि संघीय व्यवस्था होने के नाते हमारे देश में तो केंद्र और राज्यों के बीच अपने अपने क्षेत्राधिकार, अपने अपने अधिकार हैं, अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने कर्तव्य हैं, कार्यों का विभाजन है। तो कार्यों का विभाजन हो तो तभी न करेंगे जब संसाधनों का भी विभाजन हो। तो इसी तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच जैसे शक्तियों का विभाजन है, ऐसे ही संसाधनों का भी विभाजन आवश्यक है। इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए भी आवश्यकता है कि राज्य विधायिका के द्वारा, आप जानते हैं कि उनको ये अधिकार है कि वो अपने कराधीन, उनके पास जो भी कराधान के टैक्सेशन के जो राइट हैं, उनमें से वो कुछ शक्तियां लोकल बॉडीज को दे दें, स्थानीय निकाय को दे दें, नगर पालिका को, पंचायतों को दे दें। और ये भी हम जानते हैं कि हमारे राजस्व का
केंद्र जो है कर राजस्व का अधिकांश हिस्सा स्वयं एकत्र करती है और राज्य सरकारों को, जो कि अपने स्थानीय मामलों के बड़े केंद्र की अपेक्षा बेहतर जानकार होते हैं, स्थानीय मुद्दों को अच्छी तरीके से समझते हैं, बेहतर समझते हैं, लोक हित के लिए काम करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उनका जो व्यय होता है उनके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उनको सहायता की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि कई जगह रीजनल डिस्पैरिटीज के चलते, विशाल क्षेत्रीय असमानता के कारण कुछ राज्य दूसरे राज्यों से पिछड़ गए हैं। उसकी वजह यह है कि वो तुलनात्मक दृष्टि से उनके यहाँ जो संसाधन है, संसाधन तो होंगे, भौतिक नहीं होंगे तो मानवीय होंगे, उन संसाधनों का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाए हैं और वो पिछड़ गए हैं, तो ऐसे में भी उनके लिए सहायता की जरूरत होती है। तो इन सारे कार्यों के लिए ये जरूरी है कि एक इस तरह का आयोग हो जो कि संसाधनों का बंटवारा करे। तो बात कर रहे थे हम कि किसको जो है वित्त आयोग का सदस्य बनाया जाएगा। तो वित्त आयोग में 4-5 आदमियों की व्यवस्था है। एक हमारे अध्यक्ष होते हैं, उसके अलावा 4 और सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के विषय में जो हमारा 1951 में फिनेंस कमीशन एक्ट बना है, फिनेंस कमीशन मिसलेनियस एक्ट, वो ये व्यवस्था करता है कि अध्यक्ष के लिए जिसके पास, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होगा जिसके पास सार्वजनिक कार्यों का व्यापक अनुभव हो। जैसे एन.के. सिंह साहब के पास सार्वजनिक जीवन का व्यापक अनुभव तो हो ही गया भाई, भारत सरकार के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और राज्यसभा में सांसद रहे बिहार से, तो एक्सपीरियंस। तो ऐसे आदमियों को जिसके पास सार्वजनिक कार्यों का विस्तृत अनुभव हो, पर्याप्त अनुभव हो, ऐसे आदमी को जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा। इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता यही है चयन करते समय। बाकी 4 सदस्यों के लिए ये है कि एक सदस्य के लिए ये है कि वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या ऐसी योग्यता रखता हो कि वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन जाए, यानी उसके समकक्ष योग्यता हो है। दूसरा ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति दूसरे सदस्य के लिए है जो कि सरकार के फाइनेंस और अकाउंट का जो है विशेष जानकार हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो उसको गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट के बारे में। और एक सदस्य के बारे में वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो इकोनॉमिक्स के बारे में। और चौथे सदस्य के बारे में यह है कि उसको एक्सटेंसिव अनुभव हो वित्तीय और प्रशासनिक मामलों का। उसको जो ए पर्सन हु हैज वाइड एक्सपीरियंस अबाउट किसके बारे में, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर गवर्नमेंट कहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या होगा, इनका फंक्शन क्या होगा। वित्त आयोग का फंक्शन कार्य का है, पहला कार्य तो यही है कि संघ और राज्यों के बीच, सेंटर और स्टेट के बीच जो हमारे शुद्ध आगम है, नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं, जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं, सेंटर और स्टेट्स के बीच में उनका वितरण और राज्यों के बीच में ऐसे नेट प्रोसीड्स का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन। पहला काम यह है कि संघ और राज्यों के बीच जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस हैं, करों के शुद्ध आगमों का वितरण, और राज्यों के बीच ऐसे नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस का आवंटन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, एलोकेशन करना कहिए, उसका आवंटन करना यानी एलोकेशन करना। और दूसरा काम है कि भारत की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संचित निधि से राज्यों को जो ग्रांट इन एड, सहायता के रूप अनुदान दिया जाता है, उसके बारे में सिद्धांतों की सिफारिश करना कि द प्रिंसिपल दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दूसरा काम है। तीसरा काम इनका यह है, फंक्शन यह है कि
एसएफसी द्वारा, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पे हमारी लोकल बॉडीज में, पंचायतों में और नगर पालिकाओं के जो संसाधन है उनकी आपूर्ति, उनके संसाधन की आपूर्ति हेतु जो राज्य की हमारी संचित निधि है उसको आगुमेंट करने के लिए, उसके संवर्धन के लिए उपाय सुझाना। यानी राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पे नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति हेतु जो हमारा स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड है, राज्य की संचित निधि में संवर्धन के क्या क्या उपाय किए जाएं, इन उपायों को सुझाना। क्लियर? ये तीसरा काम है। और चौथा काम ये संविधान में ये है कि राष्ट्रपति को लगता है कोई ऐसा मैटर है जो कि वित्त को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है, तो ऐसा कोई मैटर भी सौंप सकता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस भी ऐसी अगर कोई बात है तो वित्त आयोग को सौंप सकता है। ये चार बातें हैं जो वित्त आयोग का जो हमारा फंक्शन है, ये चार फंक्शन है। संक्षेप में देखें, संघ और राज्यों के बीच जो हमारे नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस हैं उनका वितरण करना, और राज्यों के बीच ऐसे नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ऐसे आगमों का आवंटन करना, एलोकेशन करना। और दूसरा ये है कि ग्रांट इन एड से राज्यों को जो ग्रांट एंड एड दिया जाना है भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके लिए कौन से सिद्धांत बनाए जाएं, कौन से प्रिंसिपल हों, ये बताना। तीसरी बात ये कि राज्य वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिश के आधार पे नगर पालिका या पंचायत के संसाधनों की आपूर्ति हेतु जो स्टेट की कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उसके संवर्धन के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं, ये भी जिम्मेदारी है वित्त आयोग के सुझाव देने की। और चौथी बात यह है कि राष्ट्रपति की निगाह में अगर कोई ऐसा विषय है जो उनको लगता है कि ये सुदृढ़ वित्त हेतु आवश्यक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, तो वो उसको भी सौंप सकता है। ये चार बातें हैं। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 280 ये हो गया, 281 ये बताता है कि भारत का राष्ट्रपति जो वित्त आयोग, हाँ एक बात यहाँ ध्यान देने की ये है कि ये फिनेंस कमीशन क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये अर्ध न्यायिक निकाय है, पहली चीज क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। और दूसरी चीज है कि इट्स रिकमेंडेशन इज एडवाइजरी इन नेचर। ये जो है रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, उसको माने या न माने। और होता यह है कि ये रिपोर्ट राष्ट्रपति साहब के पास आने पे राष्ट्रपति इसको सदन के दोनों सदनों में रखवाते हैं, और इस रिपोर्ट के साथ एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी लगता है, स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाना होता है, जिससे ये बताया जाता है कि प्रत्येक सिफारिशों को बताया जाता है कि इनमें से सिफारिशों का क्रियान्वयन क्या हुआ, इस पर कार्रवाई क्या हुई। बट ये एडवाइजरी है, ये बाइंडिंग नहीं है, ये सरकार के ऊपर है, माने न माने। आप ये भी बता दिए क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, ये पढ़ ही रहे हैं हम लोग इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ये बहुत पूछता है, देख रहे थे उठा करके कि ये है एक संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकाय। ये संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। एक जगह देखे दे रहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ नहीं, राष्ट्रपति करता है सदस्यों की नियुक्ति। कौन कौन लोग सदस्य हो सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया, पहला ऐसा आदमी होगा जिसको कि व्यापक अनुभव है, कहता है। दूसरी चीज, बाकी 4 सदस्यों के बारे में आपने जाना, पहला हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो या उसके समकक्ष योग्यता हो। दूसरा योग कुछ उसे स्पेशलाइज नॉलेज है, इकोनॉमिक्स के बारे में स्पेशलाइज नॉलेज है, उसे फिनेंस और अकाउंट के बारे में। दूसरा है कि उसको एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस चीज़ के मामले में, हाँ वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में, ये इसकी योग्यता हो गई। ठीक, काम इसके बता दिए, इसका फंक्शन ये हो गया। 4 लोग होते हैं, 4 + 1 5 होते हैं। पहली कमीशन 1951 में केसी नियोगी साहब उसके अध्यक्ष थे, अभी 15 चल रहा है। बता दिए NK सिंह साहब उसके अध्यक्ष थे, 15वें वित्त आयोग के। ये मोटी मोटी बातें हैं इसमें। और थोड़ा सा हम पढ़ लें राज्य वित्त आयोग क्या है। राज्य वित्त आयोग पे जाने के पहले एक चीज हम और देख लें कि संविधान लागू होने के 10 साल तक ये व्यवस्था थी, 1960 तक, कि आयोग का काम एक और था, वित्त आयोग का काम, कि एक ग्रांट अनुदान की सिफारिश करना असम
असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन राज्यों से जूट या जूट के प्रोडक्ट से के एक्सपोर्ट से, निर्यात से जो नेट प्रोसीड्स ऑफ इनकम, जो आय होता था, उसके एवज में इन राज्यों को क्या अनुदान दिए जाए, इसकी भी सिफारिश करना काम था। बट ये 1960, 10 साल के लिए एक इस तरह के अनुदान की ग्रांट की व्यवस्था सिर्फ 10 साल तक थी संविधान लागू होने के। अब ये नहीं है, ये बस ऐसे ही आप चाल लें इसको। और अब हम थोड़ा देख लें राज्य वित्त आयोग के बारे में। जिस तरीके से केंद्र में केंद्रीय कहिए कि वित्त आयोग होता है, इसी तरीके से राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था भी 1993 से शुरू हो गई। और हमारा संविधान का 243 आई है, आई है 243 वाई, 243 आई और 243 वाई, इसमें जो है व्यवस्था है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद राज्यपाल एक राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा? मुख्य कार्य यही है कि पंचायतों और नगर निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। दूसरा यह है कि राज्य वित्त आयोग को केंद्र सरकार के द्वारा वित्त आयोग की अनुशंसा पे जो अनुदान मिलता है, राज्य वित्त आयोग को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वित्त आयोग की सिफारिश पे अनुदान मिलता है। दूसरा यह है कि राज्य की जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, उसमें से राज्यों को विभिन्न जो पीआरआईज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, ग्राम पंचायत है, अर्बन बॉडीज हैं, उनको धन आवंटित करना। राज्य की संचित निधि से राज्य की विभिन्न पंचायती राज इंस्टीट्यूट को, अर्बन बॉडीज को धन का आवंटन करना, ये राज्य वित्त आयोग का काम है। इस तरीके से राज्य वित्त आयोग आप समझें एक तरीके से केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय मामलों में एक मध्यस्थ का काम करता है। और यह भी कि राज्य सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है, जो फीस वसूली जाती है, टोल वसूली जाती है, इन सब का जो है, इसको जो हमारी विभिन्न अर्बन बॉडीज हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूट हैं, इनके बीच वितरण का काम ये भी राज्य वित्त आयोग का है। तो ये राज्य वित्त आयोग के संक्षेप में कार्य हैं। 93 से संविधान के में उपबंध है 243 आई और वाई, उसके आधार पर प्रत्येक सारे राज्य प्रत्येक 5 साल पे अपने यहाँ इस तरह के आयोग का गठन करते हैं। ठीक, ये बात हो गई। और अब अगर हम देखें तो वित्त आयोग का ये काम कितना जटिल होता है। अभी 15वें वित्त आयोग में जनसंख्या को लेकर के, कि जनसंख्या के आंकड़े को 1971 और 2011, 15वां वित्त आयोग चाह रहा था कि 2011 के जनगणना के आधार पे जो है रिसोर्सेस का एलोकेशन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। बट यहाँ दिक्कत ये आती है कि जब बात राज्यों को सहायता देने की होती है, तो तमाम राजकोषीय नियंत्रण और सारे मुद्दे पे बात होते होते अंत में आ जाता है कि राज्यों की पर कैपिटा इनकम कैसी है, गरीबी कितनी है, और कौन राज्य है, और घूम फिर करके जो संसाधन का वितरण होता है वो मुख्यतः गरीबी और जनसंख्या पे आधारित हो जाता है। तो पॉपुलेशन एक मेजर फैक्टर होता है। तो खास करके 71 से 11 के बीच में दक्षिण भारत के राज्यों ने, जैसे आंध्रा है, केरल है, कर्नाटक है, पांडिचेरी है, लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के द्वारा जनसंख्या अपने यहाँ काफ़ी नियंत्रित कर ली है। अब उसके चलते इनकी भागीदारी, अगर जनसंख्या के हिसाब से संसाधन का वितरण होता है, तो जिन राज्यों ने अपने यहाँ कम प्रबंधन दर करके जो है शिक्षा, स्वास्थ्य का ढांचा खड़ा करके, एक विकास का ढांचा खड़ा करके अपने यहाँ प्रबंधन दर में कमी करके जनसंख्या को कम कर लिया गया है, उनको निधि आवंटन में जनसंख्या, अच्छे कामों का परिणाम अच्छा नहीं मिलता, उनको भुगतना पड़ता है। और ऐसा होता है कि उनको जब निधि का जो एलोकेशन होता है, जो रिसोर्सेस का, उसमें उनको नुकसान होता है, चूंकि आबादी उनके यहाँ कम हो गई। यही नहीं, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ है, ये भी अगर
अपने यहाँ से कमा के 100 रुपये देते हैं तो इनको 30 रुपये मिलता है। और पंजाब हरियाणा की भी यही स्थिति है। अगर आप देखें तो पश्चिम हमारा महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, पंजाब है, हरियाणा है, ये सब राज्य अगर 100 रुपये अपने हाथ से राजस्व देते हैं तो बदले में इनको 30 रुपये मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बिहार है, बिहार 100 रुपये देता है तो उसको 200 रुपये मिलता है। उत्तर प्रदेश अगर 100 रुपये अपने हाथ से देता है तो उसको 150 रुपये मिलता है। तो ये राज्यों के बीच में एक तनाव का कारण है, होगा। अभी तो सारी चीजें 1971 की जनसंख्या के आधार पर हम चल रहे हैं, लेकिन जिन राज्यों ने अपने यहाँ अच्छे काम किए हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और दूसरी समस्या ये भी आती है कि ऐसे राज्य भी हैं जो पिछड़े राज्य हैं, वो ये अपनी जगह तर्क दे देते हैं कि उनके यहाँ भी जनसंख्या बढ़ोतरी को रोकने का प्रयास जरूर किया गया है, या कहते हैं कम से कम हमने अपने यहाँ जनसंख्या जानबूझ के बढ़ाई थोड़ी है। और अगर जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया जाएगा तो जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर कि मानवीय संसाधनों का भरपूर या भौतिक संसाधनों का प्रयोग धनाभाव के कारण नहीं हो पा रहा है, तो अगर किसी क्षेत्र या किसी प्रदेश की जनसंख्या पिछड़ी रहेगी तो पूरा देश ही पिछड़ा रहेगा। तो लेकिन ये भी बात सही है कि दो राज्यों के बीच में जो ज़्यादा कमा के दे रहे हैं कम उनको मिल रहा है, उनको तनाव होता है। सहकारी संघवाद को बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ उपाय जरूर किए हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जीएसटी काउंसिल बना, उसमें राज्यों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल गया। प्लानिंग कमीशन के जो नीति आयोग जो आया है हमारा, उसमें भी एक तरीके से सहयोगात्मक संघवाद पे जोर दिया गया। और 14वें वित्त आयोग ने जो राज्यों का हिस्सा था करों में, आपको मालूम है कि 32% से बढ़ा के 42% तक कर दिया गया था। तो ये बातें हैं, लेकिन हाँ, उन राज्यों को जिन्होंने कि अच्छा काम किया है उनको प्रोत्साहित का ये भी देखना होता है कि ये भी देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की बाहर से अगर देखें तो करीब लोग ऐसे हैं जो इंटर स्टेट माइग्रेशन होता है। तो अगर वो 6 करोड़ लोग किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं और अगर हम जनसंख्या के आधार पे उनको मदद न दे करके नहीं देंगे तो खास करके वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको ये लगेगा कि ये प्रवासी आकर के हमारे संसाधनों को दूर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में इसका ध्यान भी रखा जाना है कि जो दूसरी जगहों पे जहाँ काम की तलाश में इंटर स्टेट माइग्रेशन है, 6 करोड़ लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो अगर उनको पर्याप्त संसाधन नहीं दिए जाएंगे तो वहाँ भी लोगों को लगेगा कि उनके खिलाफ भेदभाव होगा, वहाँ भी तनाव पैदा होगा। तो ये चुनौतियाँ जो है ये बहुमुखी हैं और इसको निपटना होता है और इसके लिए आयोग अपनी तरफ से प्रयास करता है। बट हाँ, ये देखना होगा कि संसाधनों के वितरण में खास करके कि जो राज्य अच्छा काम कर रहे हैं जनसंख्या के मामले में, पर्यावरण के मामले में, स्वास्थ्य के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनको प्रोत्साहित किया जाए। बट ये चुनौतीपूर्ण है एक तरीके से, इतनी आसान बात नहीं जितनी दिखाई देती है। जो दूसरी तरफ अगर हम किसी पिछड़ी क्षेत्र की जनसंख्या को पिछड़ा मान करके उसको हम बढ़ावा नहीं देंगे तो वहाँ भी एक दिक्कत है कि और पिछड़े रह जाएंगे। पिछड़ापन कहीं भी हो वो देश का ही पिछड़ापन है। तो एक तरीके से एक सहयोगात्मक संघवाद का ढांचा खड़ा करना होगा। आज इतना ही वित्त आयोग के बारे में, कभी हम और फिर इस पर चर्चा करेंगे वर्तमान पहलुओं को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।